नमस्कार बच्चों, हमारा क्लास 9th SST सामाजिक विज्ञान का रिवीजन बैच चल रहा है जिसमें हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने की जिनकी संभावनाएं सबसे ज़्यादा है। अगर आप भी 90 या 95% स्कोर करना चाहते हैं तो ये आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। यानी आपको कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी साइड से कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इन क्वेश्चंस को कीजिए जो कि काफ़ी रहेंगे। इस सीरीज में अब तक हम हिस्ट्री को हमारी कंप्लीट कर चुके हैं, ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमारा पॉलिटिकल साइंस का सिविक्स के भी हाफ चैप्टर्स हो चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के सेकंड चैप्टर संसाधन के रूप में लोग। इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। संसाधन के रूप में लोग, इसमें बात की गई है आपकी, बात की गई है हमारी, यानी कि हम सब संसाधन है। संसाधन क्या होता है? कोई भी वस्तु जो काम आ सकती है, हमारे काम को पूरा करने में योगदान देती है। कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है वो संसाधन होते हैं, और हम भी संसाधन हैं। और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि बाकी जैसे भूमि की बात करें या फिर वनों की बात करें या कोई और संसाधन, उनका अपने आप उपयोग नहीं हो सकता। अपने आप तो नहीं होगा ना कि भूमि है उसके ऊपर कृषि होनी शुरू हो जाएगी। कौन करेगा? हम करेंगे। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानव को माना जाता है। तो इसमें हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। चैप्टर काफ़ी इजी है, हालांकि क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा बनेंगे। चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है और हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट की सीरीज में शामिल रहेंगे। सबसे पहले बात आती है मानव पूंजी क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में बार बार मानव पूंजी शब्द का प्रयोग किया गया हमारे लिए। तो मानव पूंजी का अर्थ क्या है कि कुशल, शिक्षित और स्वस्थ मानव को मानव पूंजी कहते हैं, क्योंकि हम भी पूंजी की तरह ही है। लेकिन कब? जब हम स्वस्थ हैं, जब हम कुशल हैं। कुशल का मतलब होता है ट्रेंड। ट्रेंड समझते हो ना, स्किल्ड, हमारे पास कोई स्किल होनी चाहिए। और हम शिक्षित हैं तो हम मानव पूंजी है। हम कितने ट्रेंड हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने स्वस्थ हैं, उसके ऊपर हमारी गुणवत्ता निर्भर करती है। आपने देखा होगा कि समाज में किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है, किसी की बहुत कम है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? इन्हीं 3 कारकों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मानव पूंजी क्या है? कुशल, शिक्षित और स्वस्थ मानव को मानव पूंजी कहा जाता है, क्योंकि हम भी एक पूंजी है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थिक या मार्केट क्रिया किसे कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपने इंग्लिश में शब्द सुना होगा। तो आर्थिक क्रिया क्या होती है? क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, एक आर्थिक होती है, एक अनार्थिक। आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती है जिनको करने से हमें आय प्राप्त होती है, उसे बोलेंगे आर्थिक क्रियाएं। यानी जो काम करने से आपको इनकम हो रही है तो वो क्या होगी? आर्थिक क्रिया होगी। जैसे टीचर्स टीच करें तो पैसा मिल रहा है, आर्थिक क्रिया है। डॉक्टर्स है, पैसा मिल रहा है, आर्थिक क्रिया है। किसान खेतों में काम करें, आर्थिक क्रिया, आय हो रही है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर काम कर रहा है, इनकम हो रही है, आर्थिक क्रिया है। ओके, तो वो सभी कार्य जिनको करने से हमें इनकम प्राप्त होती है उसे हम आर्थिक क्रिया बोलते हैं। ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल है, कोई भी दे सकते हो आप। दूसरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, अनार्थिक या गैर मार्केट या गैर बाजार क्रिया किसे कहते हैं? ओके, कई तरीके से ऐसे ही पूछ लिया जाता है गैर मार्केट क्रिया क्या है, तो इसलिए मैंने साथ में इसको लिख दिया है। तो अनार्थिक क्रिया वो क्रिया होती है जिनको करने से हमें आय प्राप्त नहीं होती, उन्हें बोलते हैं हम अनार्थिक क्रिया। जैसे आपने अपने पेरेंट्स को चाय बना करके दी, आपको पैसे मिले, नहीं मिले ना, तो ये गैर आर्थिक क्रिया है। ओके, एक ही क्रिया आर्थिक भी हो सकती है, गैर आर्थिक भी हो सकती है, डिपेंड करेगा हमें आय हो रही है या नहीं हो रही। जैसे आपके घर में आपकी मदर खाना बनाती है, ब्रेकफास्ट बनाया होगा, आपने पैसे दिए होंगे ना उनको, नहीं दिए ना, यानी कि वहां पर उनको आय प्राप्त नहीं हुई। जबकि यही काम, सेम जो काम है, होटल में शेफ करते हैं, होटल में कुक करते हैं, उनको पैसा मिलता है, तो वहां पर वो आर्थिक क्रिया। जबकि घर में मदर या फिर आप खुद खाना बनाते हो तो यहां पर आपको इनकम नहीं हो रही, तो ये यहां पर गैर आर्थिक क्रिया होगी। उसके बाद चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथा जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन बनेगा, राष्ट्रीय आय क्या है? हम ये बताना है राष्ट्रीय आय क्या है। तो देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक चीज और इसमें जोड़ सकते हो कि इसमें देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल योग में हम जोड़ते हैं विदेशों से होने वाली आय को भी, तो उसे बोलते हैं राष्ट्रीय आय। यानी कि देश की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहेंगे, चाहे वो देश से हो या फिर विदेश से प्राप्त हो रही हो हमें, तो वो होगी राष्ट्रीय आय। इसी संबंधित एक सकल घरेलू उत्पाद है, GDP जिसे बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
जीडीपी भी बोला जाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या है? तो देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। वस्तुओं के साथ साथ सेवाएं और लिखोगे आप, ओके। वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के योग को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है, तीनों में जो भी वस्तुएं या फिर सेवाओं का उत्पादन हुआ उनको हम मूल्य में बदलेंगे, मूल्य को जोड़ लेंगे और इससे हमें सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा। तो एक देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य को, दो चीजें याद रखनी है। एक तो हमें मूल्य जोड़ना है, न कि वस्तुएं की कितनी गाड़ियां बनी, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना है उनका मूल्य क्या है, ओके। और दूसरा ये कि हमें अंतिम वस्तुएं जोड़नी है। ये नहीं कि जैसे आटे का उत्पादन जोड़ेंगे तो हमें उससे बना बिस्किट है तो हम बिस्किट को ही जोड़ेंगे। थोड़ा कंफ्यूज मत हो, बस इतना कर लीजिए। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जबकि राष्ट्रीय आय में हम विदेशी आय है उसको भी शामिल करते हैं। उसके बाद सिक्स्थ जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, छठा प्रश्न है, जीवन प्रत्याशा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स के लिए। किसी देश के लोगों के जीवित रहने की औसत आयु है, उसे जीवन प्रत्याशा कहते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंग्लिश में बोलेंगे हम। जीवन प्रत्याशा यानी कि जैसे हमारे देश में लगभग 65 वर्ष है औसत जो आयु है। कुछ हो सकता है 65 से ऊपर जाते हैं, कुछ की 65 से कम रहती है, लेकिन औसत क्या आ गई? 65 वर्ष होगी। तो ये जीवन प्रत्याशा होगी, ओके। तो किसी भी देश में लोगों के जीवित रहने की जो औसत आयु है उसे हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं। 7th क्वेश्चन रहेगा, इस प्रकार की काफी सारी टर्म्स है जो हमें करनी है इस चैप्टर से रिलेटेड। शिशु मृत्यु दर क्या है? एक वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मरने की दर को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। यानी कि किसी शिशु की मृत्यु एक वर्ष पूरा करने से पहले हो गई तो उसे शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। कितने समय मापा जाता है? एक वर्ष में। और कितने के पीछे? 1000 के पीछे, ओके। उसे बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। जहां पर शिशु मृत्यु दर जितनी अधिक होगी इसका मतलब वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी खराब है, जहां जितनी कम है इसका मतलब वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी ही बेहतर है। हमारे देश में केरल में शिशु मृत्यु दर काफी कम है, सबसे कम है। उसके बाद जन्म दर क्या होती है? तो एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को हम जन्म दर कहते हैं। एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों के पीछे जीवित शब्द भी लगा सकते हो, जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को हम जन्म दर कहेंगे। यानी कि एक वर्ष है समय कितनों के पीछे? 1000 के पीछे, ओके। और जितने बच्चों का जन्म हुआ उसे हम बोलेंगे जन्म दर। मृत्यु दर क्या है? ये भी 1000 के पीछे होगा और एक वर्ष में होगा। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या को हम मृत्यु दर कहते हैं, ओके। तो इनमें तीनों में एक चीज कॉमन है, एक वर्ष है समय 1000 लिया जाता है, उनके पीछे औसत देखी जाती है, तो उसे हम शिशु मृत्यु दर, जन्म दर या मृत्यु दर तीनों अलग अलग भागों में इसे बांटेंगे। उसके बाद 10th जो हमारा क्वेश्चन बनता है, 10th हमारा क्वेश्चन है, बेरोजगारी किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति काम करने के योग्य हो, ओके। और प्रचलित दर मतलब जो मजदूरी चल रहा है, जो रेट चल रहा है उसके ऊपर काम करने को भी तैयार हो फिर भी उसे काम ना मिले तो उसे हम कहेंगे बेरोजगारी, या उस व्यक्ति को कहेंगे बेरोजगार। यानी कोई व्यक्ति काम करना चाहता है और वो काम करने के योग्य भी है, उसी रेट के ऊपर जो चल रहा है, फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा तो उसे हम बेरोजगार कहेंगे, ओके। योग्य होना चाहिए पहली चीज। मान लीजिए कि मैं कहूं कि मुझे ये काम करना, मुझे साइंटिस्ट बनना है, अब अगर मैं एबल ही नहीं हूं तो मुझे बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। यानी योग्य होना चाहिए उस काम के लिए और वो रेडी भी होना चाहिए। अगर काम करने को तैयार नहीं है तो उसको हम बेरोजगार में शामिल नहीं करेंगे। तो जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए योग्य हो और काम करने का इच्छुक हो फिर भी उसे काम ना मिले तो उसे हम बेरोजगार कहते हैं और इसको हम कहेंगे बेरोजगारी। 11th क्वेश्चन बनता है, शहरी क्षेत्रों में अधिकतर किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिपीट हो चुका है। तो शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है शहरी क्षेत्रों में। शिक्षित बेरोजगारी का अर्थ है कि लोग पढ़े लिखे हैं, BA, MA, MSc, MCom, BCom, यानी उनके पास डिग्रियां हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, तो इसे बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी। 12th क्वेश्चन है, 2011 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो ये लगभग 74% थी, लगभग 74% थी। सर्वाधिक जो साक्षरता दर थी वो केरल में थी और सबसे कम उस वक्त बिहार में थी। कितने प्रतिशत? 74%। उसके बाद जो नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है कि भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? तो ये केरल में लगभग 94% है। यानी कि बहुत ज्यादा एज के लोगों को अगर छोड़ दिया जाए
तो बाकी 100% के आसपास है, 100% के आसपास है। वैसे 94% हम लिखेंगे। कहाँ है सबसे ज़्यादा? केरल में। सबसे कम बिहार में। 14th क्वेश्चन बनता है 1951 में भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो 1951 में केवल 18% थी। 18 से हम 74% पर पहुंच गए हैं, यानी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। 15th क्वेश्चन बनेगा जनसंख्या की गुणवत्ता किन कारकों पर निर्भर करती है? तो ये 3 प्रमुख कारकों पर निर्भर करती है। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा प्रशिक्षण। हम अपने पड़ोसी देश की बात करते हैं, बांग्लादेश की। बांग्लादेश और जापान की जनसंख्या एक बराबर है। बांग्लादेश की भूमि ज़्यादा उपजाऊ है, जापान की भूमि कम उपजाऊ है, पथरीली ज़मीन है, भूकंप वहाँ ज़्यादा आते हैं। लेकिन जापान टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है विकसित में, और बांग्लादेश टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है जो गरीब देश है उनमें। क्यों? क्योंकि जापान की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा स्वस्थ हैं, ज़्यादा शिक्षित हैं, ज़्यादा स्किल्ड यानी कि प्रशिक्षित हैं। इसके कारण यानी कि वहाँ का मानव संसाधन है वो ज़्यादा गुणवत्ता युक्त है, जबकि बांग्लादेश के साथ ऐसा नहीं है। तो किसी भी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता है वो डिपेंड करती है शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण पर। आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। दुआ है आप सभी आगे जाओ। लेकिन कुछ बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और कुछ आगे जाएंगे। कहाँ रह जाते हैं? इन्हीं 3 कारणों से। जिसकी शिक्षा कैसी होगी, उसका स्वास्थ्य कैसा होगा, उसका प्रशिक्षण यानी कि उसने क्या सीखा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद 16th हमारा क्वेश्चन रहेगा मिड डे मील योजना का उद्देश्य क्या है? मिड डे मील योजना आप सभी को पता है स्कूलों में होता है। तो ये मिड डे मील योजना का उद्देश्य क्या है, क्यों शुरू किया गया? तो इसका उद्देश्य पहला उपस्थिति को बढ़ाना, यानी स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे तभी वो शिक्षा प्राप्त करेंगे। दूसरा बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना, यानी कि उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, ये इसका दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है, अगर हम तीसरा उद्देश्य कहें तो माता पिता को, जो गरीब पेरेंट्स होते हैं वो काम करते हैं, उनको इस जिम्मेवारी से मुक्त करना कि वो अपने काम पर ध्यान दे पाएं और बच्चे की स्टडी भी चलती रहे। तो ये मिड डे मील के उद्देश्य हैं। 17th हमारा क्वेश्चन बनेगा 1 मार्क्स में सर्व शिक्षा अभियान क्या है? तो ये एक शिक्षा अभियान है जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ताकि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे वो पढ़ लिख जाएं। ये इस अभियान का उद्देश्य, जिसको SSA भी कहा जाता है। चलिए हम सेकंड सेगमेंट में चलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, यानी कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन की। पहला हमारा क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर मैं पॉइंट्स लिखता हूँ काफ़ी सारे क्वेश्चंस के, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर हम सिर्फ हिंट दे रहे हैं आपको कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये सब कुछ आपको करना है। इतना नहीं लिखना कि कहीं इतना ही लिखा और आपको 3 मार्क्स पूरे ना मिले। मानव विकास के मार्ग में आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ कौन सी है, ये हमें बताना है कि मानव विकास के लिए कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ चुनौतियाँ हैं, कुछ समस्याएँ हैं जिसके कारण मानव विकास बीच में कहीं अटक जाता है। तो पहली चुनौती स्वास्थ्य। स्वास्थ्य एक बड़ी गंभीर समस्या है। हमारे देश की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में या शहरों में भी कुछ भागों में कुपोषण के शिकार हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, और जिसके कारण वो अपने अकॉर्डिंग जो वो चाहते हैं ना अपनी शिक्षा पर फोकस कर पाते हैं, ना वो जीवन में वो प्रोडक्टिव हो पाते हैं, उत्पादकता उनकी कम हो जाती है। तो स्वास्थ्य है वो एक बड़ी चुनौती है मानव विकास के लिए, क्योंकि जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे तब तक शायद हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा, लैंगिक असमानता की भी बड़ी समस्या है। महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है, समाज में किया जाता है, घर में भी किया जाता है। उनकी शिक्षा के ऊपर उतना खर्च नहीं किया जाता, उनकी शिक्षा के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। गर्ल्स जो सुन रही होंगी, देखती होंगी कि वो घर में काम भी करती हैं, काम करने के बाद वो स्कूल पहुंचती है, मोस्टली हेल्प करवाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब आता है कि इतना ज़्यादा ध्यान या फोकस, तो ज़्यादातर, सभी जगह नहीं, काफ़ी सारी जगह जहाँ पर अभी भी भेदभाव होता है। साथ ही साथ उनकी शिक्षा में भेदभाव किया जाता है, उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ता है, खाने पीने के मामले में भेदभाव होता है। उसके बाद हम बाहर की बात करें तो चाहे वो सार्वजनिक जीवन है, वहाँ पर भी भेदभाव किया जाता है, या फिर हम बात की जाए तो शोषण की बात करते हैं तो वो वहाँ पर भी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार है, उस प्रकार की घटनाएं ज़्यादा होती है। तो ये
लैंगिक असमानता है, ये भी मानव विकास में एक बड़ी बाधा है, क्योंकि लैंगिक असमानता का मतलब आधी दुनिया, महिलाओं का मतलब आधी दुनिया। आधी दुनिया का अगर विकास नहीं होगा तो मानव का विकास कैसे होगा। उसके बाद महिला सशक्तिकरण, ये भी एक बड़ी बाधा है कि महिला सशक्तिकरण जब तक नहीं होगा, जब तक महिलाएं खुद के निर्णय खुद नहीं ले पाएंगी, जब तक वो आर्थिक तौर पर स्वतंत्र नहीं होंगी, तब तक मानव विकास संभव नहीं है। तो ये 3 जो बाधाएं हैं जिनके बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, मैंने 3 यहाँ पर आर्थिक क्रियाओं का वर्णन किया है, ये अलग से भी पूछी जा सकती है, 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन हो सकता है। तो अब तक जितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, आर्थिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। आर्थिक क्रियाओं की हमने ऊपर बात की थी कि वो सभी क्रियाएं, वो सभी एक्टिविटीज जिनसे हमें इनकम मिलती है, वो सभी आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। आर्थिक क्रियाओं को मुख्य तौर पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं, मुख्य तौर पर, क्योंकि आगे भी इनका विभाजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है, तो मुख्य तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला प्राथमिक क्रियाएं, इस क्रिया में हम मुख्य तौर पर प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए कोई उत्पादन करते हैं, उनको बोलते हैं प्राथमिक क्रियाएं। यानी प्राकृतिक संसाधन कैसे, जैसे मिट्टी है, जल है, वन है, खनिज है, इनसे जुड़ी जो क्रियाएं होती है वो होती है प्राथमिक क्रियाएं, जैसे कृषि, ओके, खनन, पशुपालन, मछली पालन, वनों से लकड़ी काटना, ये सभी क्रियाएं क्या है, प्राथमिक क्रियाएं। इसमें हम क्या प्रयोग करते हैं मुख्य तौर पर, प्राकृतिक संसाधनों का, ओके। तो वो सभी क्रियाएं जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादन करते हैं उन्हें बोलते हैं हम प्राथमिक क्रियाएं। कृषि, खनन, पशुपालन, मछली पालन, वनों से लकड़ी काटना, ये सभी प्राथमिक क्रियाएं हैं, ओके। इसे कृषि से संबंधित क्रियाएं भी कहते हैं, क्योंकि मुख्य क्रिया इसमें क्या है, कृषि। उसके बाद आती है द्वितीय क्रियाएं, यानी कि दूसरे प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो द्वितीय क्रियाएं होती है। द्वितीय क्रिया में प्राथमिक क्षेत्र से जो कच्चा माल प्राप्त होता है, उत्पाद जो प्राप्त होता है, उसको कच्चे माल के तौर पे प्रयोग करते हैं और उससे नई वस्तु का निर्माण किया जाता है। कहाँ किया जाता है ऐसा, कारखानों में होता है ना, यानी सारे कारखाने इसमें आ जाते हैं द्वितीय क्रिया में। तो द्वितीय क्रिया में क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त जो उत्पाद है उसको कच्चे माल के तौर पर उपयोग करके नई वस्तु का निर्माण किया जाता है, इसे हम द्वितीय क्रिया कहते हैं। इसमें क्योंकि सारा कार्य उद्योग में होता है तो इसे हम उद्योग से संबंधित क्षेत्र भी कह सकते हैं। जैसे गन्ने से चीनी बनाना, तो गन्ना क्या है, प्राथमिक उत्पाद है ना, कृषि में पैदा होता है, चीनी बना ली, द्वितीयक उत्पाद हो गया। कपास से कपड़ा बनाना, ये क्या है, ये भी द्वितीय क्रिया है, ओके। जैसे आटे से बिस्किट बनाना, तो आटा कहाँ से आया, गेहूं से आया, उसके बाद हमने बिस्किट बना दिए, तो द्वितीय क्रियाएं होगी, ओके। अचार बनाना द्वितीय क्रिया होगी, समझ में आ गया ना। उसके बाद थर्ड जो तीसरे प्रकार की आर्थिक क्रिया होती है वो है तृतीय क्रियाएं। प्राथमिक होगी, द्वितीयक हुई, तीसरे प्रकार की आर्थिक क्रिया तृतीयक, जिसको इंग्लिश में हम टर्सरी सेक्टर बोलते हैं, इसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। सेवा क्षेत्र क्यों बोलते हैं, सेवा सेक्टर, क्योंकि इसमें किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता, किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं होता जो तृतीय क्रिया है, बल्कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवाएं दी जाती है। जैसे सेवाएं दी जाती है इसलिए इसको सेवा क्षेत्र बोलते हैं। जैसे परिवहन के साधन है, ट्रक वाले हैं या बस वाले, कोई प्रोडक्ट तो नहीं बनाते ना, नहीं बनाते, वस्तु नहीं बनाते, सेवाएं दे रहे हैं। चाहे वो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर, उनको सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर्स सेवाएं दे रहे हैं, बैंकिंग सेवाएं दे रहे हैं, जो हमारी सुरक्षा बल है सेवाएं दे रहे हैं, टीचर्स सेवाएं दे रहे हैं। कुछ नहीं बनाते ना टीचर्स, हो सकता है कभी आपको मुर्गा या मोर बना दिया, वो अलग बात है, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनाते, तो ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो ये हो गए हमारे आर्थिक क्रियाएं, 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में अंतर बताइए। प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में अंतर बताना है हमें, ये अलग से भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है कि ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हों, ओके। आवश्यकता है 3 लोगों की, एक दुकान है उस पर 3 लोगों की आवश्यकता है, उसमें 10 लोग बैठे हैं। अब हमें तो लग रहा है ना 10 लोगों को काम मिला हुआ है, लेकिन अगर उसमें से 7 लोग हटा दें, जरूर 3 की है, तो भी प्रोडक्शन उतना ही होना है, इनकम उतनी होनी है। तो ऐसी स्थिति है जिसमें आवश्यकता से अधिक लोग काम पर लगे हैं। ऐसी दशा में लोग काम करते तो दिखाई देते हैं, लेकिन उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं होती है। जैसे 5 एकड़ में कृषि करने के लिए 3 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन परिवार के 5 सदस्य उसमें लगे हैं, तो हमें दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हो रही ना उन 2 के एक्स्ट्रा काम करने से। तो इसे बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसे हम अल्प बेरोजगारी भी बोलते हैं, इसे हम छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी कैसे, क्योंकि हमें लग रहा है काम मिला हुआ है, लेकिन वास्तव में काम नहीं मिला हुआ है उन्हें,
ओके, तो इसे अल्प बेरोजगारी बोलते हैं, इसे ही छिपी हुई बेरोजगारी कहेंगे, इसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। उसके बाद सेकंड जो हमें बताना है कि मौसमी बेरोजगारी क्या है, कि कुछ व्यक्तियों को वर्ष के केवल कुछ ही महीनों में रोजगार मिलता है, बाकी महीने हैं वो बेकार बैठते हैं, खाली बैठते हैं, तो उसे बोलते हैं हम मौसमी बेरोजगारी। जैसे कृषि में ऐसा होता है, तो कृषि में आमतौर पे काम जो होता है वो 7 या 8 महीने होता है। 3 या 4 महीने जो कृषक मजदूर होते हैं उनके पास कोई काम नहीं होता, यानी कि वो खाली बैठते हैं, तो वो क्या है, मौसमी बेरोजगारी है। ऐसे ही जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, यानी निर्माण कार्यों में लगे मजदूर होते हैं शहरों में, तो बारिश के दिनों में तो वो काम ठप हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उनके पास कोई काम नहीं है। जो मिस्त्री या फिर उनके हेल्पर होते हैं, कोई काम नहीं है ना, तो वो मौसमी बेरोजगारी कहलाएगी। लेकिन ये मौसमी बेरोजगारी ज़्यादातर कृषि में है। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगा, कि भारत में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझाइए। तो पहला उपाय है व्यावसायिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। व्यावसायिक शिक्षा का मतलब है कि सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं सिखाना, हमें काम धंधा भी साथ में सिखाया जाए। काफ़ी सारे स्कूल्स हैं जिसमें इस प्रकार के कोर्सेज है वो सिखाए जाते हैं, और धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि भारत की जो शिक्षा है उसको भी व्यवसाय से, काम धंधे से जोड़ा जाए। तो एक तरीका तो ये है कि व्यवसाय शिक्षा, यानी कि जब हम +2 करके 12वीं करके आप निकलो तो कुछ काम धंधा भी आपको आता हो, तो इससे बेरोजगारी कम हो गई। दूसरा, लघु उद्योगों का विकास किया जाए। लघु उद्योग है जिनके ऊपर मतलब कम पैसे में उनको सेटअप किया जा सकता है, तो ऐसे उद्योग है वो गाँव में, छोटे कस्बों में भी सेटअप किए जा सकते हैं, इससे बेरोजगारी की समस्या कम हो सकती है। तीसरा, कृषि का व्यवसायीकरण किया जाए। कृषि है अभी भी उसी पुराने ढर्रे के ऊपर चल रही है, इसलिए वहाँ पर अगर हम व्यवसायिक कृषि करेंगे जिससे मुनाफा भी बढ़ेगा किसानों का, उससे रोजगार भी मिलेगा, बहुत सारे लोग हैं उनको और अधिक रोजगार मिलेगा। चौथा है कि स्वरोजगार को प्रोत्साहन दिया जाए। स्वरोजगार मतलब हर कोई सोचता है कि मुझे कोई काम देगा, भाई काम क्यों दें, हम खुद अपना बिजनेस शुरू करें, हम खुद अपना काम शुरू करें, घर में कुछ ऐसा कार्य शुरू करें। तो स्वरोजगार के लिए ज़रूरत है कि इसके ऊपर फोकस किया जाए, सरकार है वो ट्रेनिंग दे, सरकार है वो लोन उपलब्ध करवाए, तो इससे भी बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 5th क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, जिसको हम पहले 1 मार्क्स में भी डिस्कस कर चुके, थोड़ा सा आपको यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मानव पूंजी निर्माण की 4 सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं। यानी मानव पूंजी निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं, तो पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा कौशल यानी कि ट्रेनिंग स्किल, और चौथा है तकनीक। तकनीक से भी मानव पूंजी निर्माण किया जा सकता है। अब जो आप सीख रहे हो, कैसे सीख रहे हो, टेक्नोलॉजी के थ्रू सीख रहे हो, तो ये 4 महत्वपूर्ण कारक है जिससे मानव को मानव पूंजी बनाया जा सकता है, जिससे मानव को मानव संसाधन बनाया जा सकता है। इन चारों चीज़ों से हम न केवल समाज का, देश का, बल्कि खुद का भला कर सकते हैं अगर हमारे पास ये चारों चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में बात की हमने मानव संसाधन की, उसके ऊपर फोकस दिया है, तो यहाँ पे हम उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि मानव पूंजी निर्माण क्यों आवश्यक है, क्यों मानव के ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है कि भाई हेल्थ बना, शिक्षित हो, प्रशिक्षित हो, क्यों? तो पहला यह कि इससे उत्पादन शक्ति में वृद्धि होगी, उत्पादन जो होगा, प्रोडक्टिविटी होगी, देश की होगी, समाज की होगी, हमारी होगी, उसमें वृद्धि होगी। दूसरा, सेवाओं की गुणवत्ता है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। अगर मानव पूंजी निर्माण होता है तो हम ज़्यादा बेहतर शिक्षित होते हैं, स्वस्थ होते हैं, और ट्रेनिंग होती है हमारे पास। इससे मानव संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होगा, क्योंकि अगर हम सही से शिक्षित नहीं है, सही से स्वास्थ्य नहीं है, सही से ट्रेनिंग नहीं है हमारे पास, प्रशिक्षित नहीं है, तो क्या होगा, हम संसाधन है भाई, हमारा वेस्टेज हो रहा है। तो अगर हम ठीक से मानव पूंजी निर्माण करेंगे तो इसका क्या होगा, ठीक से यूटिलाइज करेंगे, हमें देश समाज के साथ साथ हमारा भी भला होने वाला है, हमें भी बेनिफिट मिलने वाले हैं। और फोर्थ है समाज और देश के विकास के लिए, इन सभी कार्यों के लिए मानव पूंजी निर्माण आवश्यक है कि हमें अच्छे से शिक्षा दी जाए, स्वास्थ्य पर फोकस हो, ट्रेनिंग दी जाए। 7th जो क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स में, काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए इस चैप्टर के, लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, अभी ऊपर किया था बेरोजगारी को कम करने को उपाय, यहाँ पे शिक्षित बेरोजगारी हो गया, तो मैंने इसलिए डाल दिया कि कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ आप, कि कहीं मैंने बेरोजगारी बताया आप कहो कि शिक्षित आ गया। तो चलिए हम शिक्षित का भी देख लेते हैं, वही पॉइंट्स रहेंगे कि शिक्षित बेरोजगारी को कम करने के लिए शिक्षा प्रणाली में क्या सुधार किए जा सकते हैं। हमें कुछ उपाय बताने हैं। शिक्षित बेरोजगारी कहाँ होती है, शहरों में ज़्यादा है, पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां लिए हुए हैं, लेकिन काम नहीं मिल रहा। तो उसके लिए क्या किया जाए, पहले ये कि उनको तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाए। तकनीकी शिक्षा मतलब उनको वास्तव में कुछ काम आना चाहिए,
ओके, जैसे बीटेक वगैरह करते हैं, लेकिन वास्तव में बीटेक की गुणवत्ता होनी चाहिए कि वो कुछ कर पाएँ लाइफ में अपने। दूसरा, व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाए, जैसे 6th क्लास से। दूसरे देशों में होता है, जापान में होता है, यूरोपियन कंट्रीज में होता है, 6th के बाद एक काम धंधा उनको सिखा दिया जाता है, और वो ऐसी सिचुएशन में होते हैं जब वो स्कूल से पास आउट होते हैं कि अपना कुछ कर सकते हैं। तीसरा, कौशल विकास पर जोर दिया जाए। कौशल विकास यानी कि जोर यहाँ पर ये ना हो कि सिर्फ पढ़ाए जा रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं हम और रट्टा लगा करके लिखे जा रहे हैं, मार्क्स आ गए। कौशल विकास के ऊपर जोर दिया जाए, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेज लेवल पर हो, उनको एक ऐसी स्किल दे दी जाए जिससे कि वो अपना खुद का स्वरोजगार शुरू कर सके। तो इस तरीके से हम शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। अब हम थर्ड सेगमेंट की बात करेंगे। यहाँ पे हमें डिस्कस करने हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, और अब तक जो हमने डिस्कस किए उसमें से ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मुझे कोई एक क्वेश्चन चुनना हो कि कौन सा क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके आने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं है, इतने सारे क्वेश्चंस में से भी एक चुनना हो तो वो ये क्वेश्चन होगा कि भारत में बच्चों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, ये हमें बताना है। ओके, तो पहला, राज्य सरकारें हैं वो 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को सार्वभौमिक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाती है। आपकी फी लगती होगी, 8 तक नहीं लगी है ना, तो वो किसके तहत था? इसी योजना के तहत था कि 14 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ये शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने कदम उठाए। न केवल निःशुल्क शिक्षा बल्कि आपको पुस्तकें भी मिलती है, बुक्स भी मिलती है, आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो ये एक बड़ा कदम उठाया गया। दूसरा, लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। उन्हें पुस्तकें हैं, साथ ही साथ उनको ड्रेसेस या फिर उनको आगे की शिक्षा है उसके लिए भी स्कॉलरशिप दी जाती है और उनकी फ़ी भी नहीं होती, आगे भी क्लासेस में नहीं होता। तो ये भी एक बड़ा कदम है सरकार की तरफ से शिक्षा के प्रसार के लिए। तीसरा, शिक्षा में जो पिछड़े जिले हैं उसमें नवोदय विद्यालय जैसे विशेष स्कूल खोले गए। नवोदय विद्यालय होते हैं कहाँ पर? जो शिक्षा में पिछड़े हुए जिले हैं, चाहे वो यूपी के हो, बिहार के हो, राजस्थान के हो, हरियाणा के हो, पंजाब के हो, चाहे देश के किसी भी भाग के हो। इसी तरीके से कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय वो भी खोले गए। वो क्या है? वो रेजिडेंशियल है, जो गर्ल्स है वो वहीं रहती है, उनके लिए विशेष तौर पर। तो ये भी एक बड़ा कदम है। चौथा, छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी विकसित किए गए। व्यावसायिक पाठ्यक्रम में उनकी शुरुआत की गई है। जैसे आपको बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, फिटर है या फिर आपको मैकेनिक का है, तो इस प्रकार के कार्य वो साथ साथ सिखाए जाते हैं। तो ये भी कोशिश है, इसके लिए अलग से भी इंस्टीट्यूट है, ITI वगैरह है, वो खोले गए हैं। पांचवा जो कदम उठाया है शिक्षा के प्रसार के लिए कि उपस्थिति, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस स्कूल में आए, अटेंडेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि अटेंडेंस होगी तभी पढ़ेंगे ना। तो इसके लिए और बच्चों को स्कूल में बनाए रखने के लिए वो कंटिन्यू रख पाएँ और उनके स्वास्थ्य को बेहतर करने के उद्देश्य से मिड डे मील योजना भी शुरू की गई है। तो ये भी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए किया गया। जो कामकाजी वयस्क हैं या घुमंतु परिवार के बच्चे हैं उनके लिए रात्रि स्कूल, नाइट स्कूल है या मोबाइल स्कूल है, ये भी शुरू किए गए। बहुत सारे राज्यों में ऐसा किया गया कि वहाँ पे नाइट स्कूल लगते हैं, नाइट क्लासेस लगते हैं। जो एज्ड हैं वो भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी क्लासेज है। और जो गुमंतु जाति के लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह किसी भी कारण से, चाहे पशुपालन के कारण या जैसे वो घूमते रहते हैं, तो उनके लिए भी मोबाइल स्कूल शुरू किए गए हैं। जहाँ वो जाएंगे वहाँ पर स्कूल जाएगा उनका। 7th है, शिक्षा के प्रसार के लिए डिस्टेंस एजुकेशन को भी प्रोत्साहन दिया गया। यानी आप एजुकेशन ले रहे हो, आपने 12th तक एजुकेशन ले लिया, 10th तक ले ली, और किसी कारण से, किसी भी कारण से आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, स्कूल नहीं जा पाए, किसी भी कारण से पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया या कोई भी कारण हो सकता है, तो आप घर बैठे भी अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकते हो। इग्नू है, ओपन बोर्ड है, और उनकी जो वैलिडिटी कहेंगे या उनकी जो मान्यता कहेंगे वो उतनी है जितनी की रेगुलर स्कूल की होती है। तो गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि वो घर बैठे ही अपनी मास्टर डिग्री है वो पूरी करते हैं, अपनी एजुकेशन को पूरा करते हैं और कामयाब भी होते हैं। तो ये कुछ प्रयास किए गए सरकार की तरफ से शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए। नेक्स्ट जो हमारा लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन रहेगा, बेरोजगारी के कारण बताने हमें। बेरोजगारी का एक बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि, बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हमने ये जो चैप्टर अभी किया इतनी देर में पता नहीं कितने बच्चों का जन्म और हुआ होगा।
तो जनसंख्या वृद्धि के कारण सरकार की तरफ से रोजगार तो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, कोई भी सरकार हो, लेकिन जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है उस तेजी से रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा कारण है कृषि पर अति निर्भरता, कि हमारे यहाँ पर एक ही जोर है कृषि। दूसरे देशों में, विकसित देशों की बात करें, 15% के आसपास आबादी है वो कृषि पर निर्भर होती है। हमारे यहाँ पे आधे से ज़्यादा आबादी, लगभग 60% के आसपास, 60% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। तो इसके कारण भी बेरोजगारी में वृद्धि हुई है, क्योंकि हम सिर्फ कृषि करने के अलावा और कोई काम की तरफ सोच ही नहीं रहे। तीसरा, व्यावसायिक शिक्षा की कमी। हमारी जो शिक्षा है उसमें भी कुछ कमी है। शिक्षा व्यवस्था में हमें पढ़ना लिखाना सिखाया जाता है, हमने 6th में सीख लिया पढ़ना लिखना अच्छे तरीके से, 10th में भी यही सिखाएंगे हमें, 12th में भी यही सिखाएंगे हमें। काम धंधा है उस पर फोकस कम है। तो व्यावसायिक शिक्षा उसकी कमी है, उसके कारण भी बेरोजगारी में बढ़ोतरी हो रही है कि जाने के बाद जैसे ही मास्टर डिग्री की, बीए की, बीएससी की, लाइन में खड़े हो जाते हैं, भाई हमें रोजगार दो। हमें क्या आता है? आता कुछ नहीं है। तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम होती है। उद्योगों का विकास है वो कम हुआ है, इसके कारण भी हमारे यहाँ पे समस्या रही है कि कृषि के अलावा अगर लोग निकलते भी हैं तो कहाँ जॉब करेंगे, क्योंकि उद्योगों का विकास होना जरूरी था, वो इतना विकास नहीं हो पाया है। नेक्स्ट है लघु उद्योगों का विकास भी कम हुआ, जो ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन उसका विकास भी नहीं हो पाया। तो ये बेरोजगारी के कारण है। अब हम बात करेंगे भारत में बेरोजगारी के परिणाम की। बेरोजगारी अगर बढ़ रही है तो उससे क्या क्या हो रहा है देश में। पहला, बेरोजगारी के बढ़ने से गरीबी में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि लोगों की आय कम होती है, आय कम होती है तो गरीबी में बढ़ोतरी होती है। और अगर गरीबी में एक बार फंस जाए तो उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गरीबी के कारण बाकी संसाधन वो जुटा नहीं पाते और वो एक तरीके से कुएं की तरह होता है। बाहर निकलने का एक ही रास्ता होता है एजुकेशन, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता। दूसरा है निम्न जीवन स्तर, कि जब बेरोजगारी होती है तो आय नहीं होती, आय नहीं होती तो हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है या जो सुविधाएं होती है वो हम नहीं जुटा पाते, ना अपने लिए ना परिवार के लिए। तो निम्न जीवन स्तर है वो भी बेरोजगारी के कारण ही होता है। तीसरा, निर्भर जनसंख्या में बढ़ोतरी। इसका अर्थ यह है कि कमाने वाले कम होंगे, खाने वाले ज़्यादा होंगे, यानी कि निर्भर जनसंख्या है, जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है उसमें बढ़ोतरी होगी। इससे भी समाज में जो समाज का विकास वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, क्योंकि आवश्यकताएं पूरी होती है, ऊपर नहीं जा पाते हम, क्योंकि खाने वाले ज़्यादा है, कमाने वाले कम है। मानव संसाधन की क्षति होती है कि अगर बेरोजगार बैठे हैं, खाली बैठे हैं, तो हम मानव संसाधन है, हमें यूटिलाइज किया जा सकता था। अगर यूटिलाइज नहीं किया जा रहा तो इसका मतलब क्या है? मानव संसाधनों की क्षति हो रही है। तो ये भी एक परिणाम होता है। वर्ग संघर्ष भी होता है, अमीर और गरीब के बीच में वो भेदभाव बढ़ता जाता है, आपस में वो टकराव होता है। कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं हम पीछे रह गए हैं, कुछ लोग आगे निकल गए। तो आपसी जो समाज में मनमुटाव है, वर्ग संघर्ष है, उसको बढ़ावा मिलता है बेरोजगार के कारण। अपराधों में भी वृद्धि होती है। जब बेरोजगार होते हैं तो आमतौर पे चोरी या इस प्रकार के अपराध है, छोटे छोटे अपराध है, वो बढ़ जाते हैं। साथ साथ नशे की प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है, क्योंकि बेरोजगार हैं वो कई प्रकार के अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं, तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं और इस प्रकार के एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये है बेरोजगारी के परिणाम। तो ये थे हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस, और काफ़ी इजी चैप्टर है, थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा जरूर हैं। एक मैंने वीडियो आपके लिए पब्लिश की थी कुछ दिन पहले, एग्जाम वाली मोटिवेशन, हाउ टू डील विद डीमोटिवेशन। जैसे जैसे एग्जाम आते हैं, क्यों ना 12th के हों या 10th के हों या 9th के हों या 11th को, किसी भी आप क्लास में हो, हमें लगता है, हम शुरुआत में अपना टारगेट सेट करते हैं अप्रैल में, भाई मुझे 90% लेना है, इस बार मुझे टॉप करना है, इस बार मुझे कुछ अच्छा करना है। लेकिन जब हम दिसंबर से आगे निकलना शुरू करते हैं तो हमारे मन में कुछ ना कुछ घबराहट शुरू हो जाती है। हम सोचते हैं अगली बार करेंगे, अगली बार क्यों, अभी क्यों नहीं, हम ड्रिग क्यों रहे हैं, हम पीछे क्यों रह रहे हैं। ये सब कुछ मैंने इसी वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्योग्राफी गुरु स्पेशल का लिंक मिलेगा, उसी में ये वीडियो दिया गया, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाइए ज्योग्राफी गुरु स्पेशल, और वहाँ पर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। देखने के बाद बताइएगा ज़रूर। अगर हमें आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, ये चैप्टर आपको लगा कि अच्छा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।